नमस्ते। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। धन्यवाद। फिर से आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए इस व्याख्यान के अगले चरण में हम प्रवेश करेंगे। कल जैसा कि मैं कह रहा था कि आर्थी व्यंजना के 10 भेद होते हैं, तो आर्थी व्यंजना के 10 भेद तो होते हैं, ठीक है, लेकिन शाब्दी व्यंजना के भी भेद होते हैं। मुझे लगता है कल हमने आपको दिखाया था, पर मुझे लगता है एक बार हमें शब्द मुंह से भी कह दूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। तो इसलिए पहले तो आर्थी व्यंजना के 10 नाम देख लीजिए। आर्थी के वक्ता, बुद्धव्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल और आदि। अब आदि में चेष्टा विशेष, ठीक है, तो चेष्टा विशेष होती है, तो उसके आधार पर 10 भेद आर्थी व्यंजना के होते हैं। अब शाब्दी व्यंजना के 2 भेद खास करके, एक है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, जिसको हम अभिधा मूला ध्वनि कहते हैं, नाम अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, और दूसरा है अविवक्षित वाच्य ध्वनि। तो अविवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि यानी अभिधा मूला व्यंजना, और लक्षणा मूला ध्वनि में को अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। तो आप या तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहें या फिर लक्षणा मूला ध्वनि कहें। अब चूंकि छोटा है इसलिए लक्षणा मूला ध्वनि के 2 भेद हम आपको बता दें। एक है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। लक्षणा मूला ध्वनि के 2 भेद होते हैं, एक है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। इस अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि को विपरीत लक्षणा भी कहते हैं, ठीक है। तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद पूरे हो गए। जो विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि है या जो अभिधा मूला लक्षणा है, अभिधा मूला ध्वनि है, उसके फिर 2 भेद होते हैं। एक है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य में जिसमें क्रम का ज्ञान न हो, जिसमें क्रम का पता न चले, ऐसी ध्वनि, तो उसको रसादी, अब उसमें रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव सबलता वगैरह वगैरह, ये 8 होते हैं। तो ये सब रसादी में आ गए, ठीक है। तो अब इनकी इतनी ज़्यादा संख्या हो जाती है कि, और ख़ास परिस्थितियों में किसी के अभाव में कुछ होता है, तो इस तरह से उनकी संख्या असंख्य हो जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें हम कैसे गिनेंगे, कैसे गिनना बड़ा कठिन है। इसलिए उसका सब मिला करके एक भेद कह दिया जाता है, और वो एक भेद का नाम दिया जाता है रसादी ध्वनि, ठीक है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य के कि उसका एक ही भेद होता है, और वो है रसादी ध्वनि। जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है उसको उसके 3 भेद होते हैं। एक है शब्द शक्ति उत्थ ध्वनि, यानी शब्द शक्ति से उत्थ यानी निकला हुआ, उठा हुआ, और दूसरा है अर्थ शक्ति उत्थ, और तीसरा है उभय शक्ति उत्थ, यानी अर्थ शक्ति से उठी हुई ध्वनि, उभय शक्ति यानी शब्द और अर्थ दोनों से उठी हुई ध्वनि, और एक तो शब्द शक्ति से उठी हुई ध्वनि। अब क्या है कि फिर शब्द शक्ति से उठी हुई ध्वनि के 2 भेद होते हैं, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। और अर्थ शक्ति उत्थ ध्वनि के फिर 12 भेद होते हैं। वो 12 भेद में एक मैं बताऊंगा, नहीं, पहले तो वो 3 ही भेद होते हैं उसके, स्वतः संभवी, कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध ध्वनि, और कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। ये 3 भेद होते हैं, और इन 3 के 4 भेद, वस्तु से वस्तु, फिर वस्तु से अलंकार, फिर अलंकार से वस्तु, और अलंकार से अलंकार। अब ये जो 4 हैं, ये चारों स्वतः संभवी में भी होते हैं, कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध में भी होते हैं, और कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध में भी होते हैं। तो इस प्रकार से इनके 12 भेद हो जाते हैं। और उभय शक्ति उत्थ के कोई भेद नहीं होता है, इसलिए एक ही भेद है, वो अपने आप में एक ही है। तो इस तरह से एक स्थूल भेदों की बात हमने आपको ध्वनि की बता दी, ठीक है। अब हम चलेंगे वापस काक्वा क्षिप्त पर आए थे, उसकी कल चर्चा हम लोग कर रहे थे।
तो ये जो है वेणी संहार से ये श्लोक लिया गया उदाहरण काकू का। उसमें कहते हैं भीम की उक्ति है। भीम कहते हैं कि अरे भाई, तथा भूताम दृष्ट्वा नृप सदसि पंचाल तनयाम वने व्याधैः सार्धम सुचिरम उषितम वल्कलधरैः विराटस्य आवासे स्मितम अनुचितारंभ निभृतम स्थितम अनुचितारंभ निभृतम गुरु खेदम मयि खिन्ने खिन्ने मयि भजति न अद्यापि गुरुषु। भीम जो है अपने भाइयों से ही कह रहे हैं, क्योंकि जंगल में है कौन, दूसरा कोई है ही नहीं। वेणी संहार का ये प्रसंग है। तथा भूताम यानी उस प्रकार हुई, उस प्रकार की बनी हुई, उस प्रकार की स्थिति वाली पांचाल तनया को राजा के दरबार में, नृप सदस्य यानी राजा के दरबार में, राजा के महल में दृष्टवा देख करके, एक दूसरा वने व्याधैः सार्धम सुचिरम उषितम वल्कलधरैः, हम लोग वल्कल धारण करके, वल्कलधारी ऐसे हम लोगों के द्वारा शिकारियों के साथ लंबे समय तक यानी 12 साल तक तो रहे ही, उसके बाद अज्ञातवास में रहे, तो लंबे समय तक हम वन में रहे। उषितम वस धातु का कर्मणीभूत के दंत है, ध्यान रखिए। वस का वो हो जाता है वची स्वपी आदि नाम की थी, सूत्र से उसका संप्रसारण हो जाता है, तो उषित शब्द बनता है। इसलिए वन में हम लोग लंबे समय तक वल्कल का धारण करके, वल्कल को धारण करके हम लोग शिकारियों के साथ लंबे समय तक रहना पड़ा हम लोगों को। विराटस्य आवासे स्थितम, हम लोग विराट के भी आवास में रहे। और अनुचिता रंभ निभृतम, अनुचित काम करते करते, आप तो जानते हैं ना, कंक बने थे युधिष्ठिर, रसोईया बने थे भीम, बृहन्नला बने थे अर्जुन, रथ वगैरह चलाने का काम, गाय वगैरह चलाने का काम नकुल, रथ चलाने का काम वो नकुल, और सहदेव करते थे ये लोग। ये सारे काम इनके लेवल से नीचे का था। अब ये लोग राजा थे, अब ये राजा भला ये सब काम करें तो अनुचित काम तो हुआ, इसलिए अनुचित आरंभ निवृतम, इस तरह से करते हुए हम लोग विराट के आवास में रहे, अज्ञातवास में 1 साल तक, 1 वर्ष तक। अब ऐसा होते हुए मैं तो खिन्न हूँ, तो खिन्न हुए मेरे ऊपर भाई जो गुरु हैं, बड़े भाई को गुरु कहा जाता है, पिता को भी गुरु हैं कहा जाता है। तो युधिष्ठिर इन सब चीज़ों को याद करके जब मैं खिन्न होता हूँ तो मेरे ऊपर नाराज तो होते हैं, लेकिन आज भी कौरवों पर नाराज नहीं होते हैं। ये देखिए, ये टंट है एक तरह से, और टंट है इसलिए काकू से खास ध्वनि विकार से यहाँ पर ध्वनि ये निकलती है, ध्वनि विकार के आधार पर इसमें व्यंजना ये निकलती है कि भैया का, गुरु यानी युधिष्ठिर जो बड़े भैया हैं, उनका हमारे ऊपर खेद करना अनुचित है। उनको जैसे मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं खिन्न हो रहा हूँ, इसे भैया को भी गुस्सा करना चाहिए और उसके ऊपर हमला करने की तैयारी करनी चाहिए कौरवों पर, जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं करना चाहता हूँ। तो ये करने के बजाय वो तो मेरे ऊपर ही नाराज हो रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से ध्वनि विकार से इस पर व्यंजना ये निकलती है कि कौरवों पर खेद करना मेरे लिए मेरा खेद करना योग्य है, इसी प्रकार उनके लिए भी योग्य है, उनको भी मेरी तरह से गुस्सा करना चाहिए, खेद करना चाहिए। तो उल्टे वो मेरे ऊपर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ये व्यंजित हो रही हैं। तो अब आगे हम चलें, या तो बात पूरी हो गई। अब यहाँ एक शंका कर रहे हैं कि शायद ये गुणीभूत व्यंग्य हो रहा है, क्योंकि व्यंजना जो निकल रही है वहाँ वो चमत्कारी जैसी दिखाई नहीं पड़ रही हो, तो किसी को ये शंका हो सकती है कि यहाँ गुणीभूत व्यंग्य। आप जानते हैं ना, गुणीभूत व्यंग्य का मतलब होता है जहाँ पर व्यंजना तो हो लेकिन वह गौण हो जाए और मुख्यार्थ चमत्कारी हो। तो मुख्यार्थ चमत्कारी हो तब वो गुणीभूत व्यंग्य होता है, यानी ऐसा काव्य जिसमें व्यंग्य जो है गौण हो जाए। तो कह रहे हैं कि इस तरह से ऐसी शंका, गुणीभूत व्यंग्य होने की शंका यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न मात्रेणापि
काकोह विश्रांते है, काकू की विश्रांति हो जाती है प्रश्न करने से ही। इसलिए यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य का ये उदाहरण नहीं बन सकता है। ये ध्वनि यानी ध्वनि का ही उदाहरण है जो मुख्य है। न च वाच सिद्ध्यंगम अत्र काकुः इति, यहाँ पर काकु वाच्य सिद्धि का अंग नहीं है। इसीलिए क्योंकि काकु का मतलब ध्वनि हो गया, तो ध्वनि जो है वाच्य सिद्धि का अंग नहीं है, यानी वह गौण नहीं है। गौण होगा तभी अंग बनेगा, क्योंकि जो मुख्य होता है वो तो अंगी कहलाता है। इसलिए गुणीभूत व्यंग्य का की शंका यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न मात्र से ही काकू की विश्रांति हो जाती है। ये बात कह के आचार्य आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं, अब ये जो प्रसंग है ये भी प्राकृत भाषा में है और लगभग गाथा सप्तशती की ही होगी ये गाथा। तय्या मह गंडथल निमियम दिट्ठिम न लेसी अण्लत्तो एढ़िम सच्चेय अहम ते अकवाला न सा दिट्ठी। कवाला नहीं है, कवोला है, मिसप्रिंट है यहाँ। तय्या का मतलब होता है तदा, उस समय। मम मह यानी मम गंडस्थल निमग्नाम, निमग्ना में निमिया। दृष्टिम न नेसी न अनैषी ही अन्यत्र इदानीम एढ़िम यानी इदानीम स च एव अहम सा एव अहम, मैं वही हूँ। तौ च कपोलौ, मेरे गाल भी वही हैं। न सा दृष्टि, पर वो दृष्टि नहीं। देखिए उस समय तो तुम्हारी दृष्टि जो कि मेरे गाल पर गंडस्थल पर चिपकी हुई थी, निमग्न थी, उस दृष्टि को तुम कहीं अन्य जगह नहीं ले जा रहे थे। उस समय की बात है। अब ये किस समय की बात है, ये व्यंजित है, अभी बाद में कहा जाएगा। अब कह रही है कि मैं तो इस समय मैं वही हूँ, वही मेरे दो गाल हैं, लेकिन तुम्हारी वो दृष्टि नहीं है जो मेरे ऊपर चिपकी रहती थी। अब तो तुम भटका भी रहे हो। अब इसमें अत्र मत सखीम कपोल प्रतिबिंबिताम पश्यतः, अत्र अब यहाँ उस समय तो मेरी सखी का प्रतिबिंब मेरे गालों पर आ रहा था, तो उस सखी को देखते देखते तुम अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं हटा रहे थे। ठीक है, बताना तो ये चाहते होगे कि मैं तुमको देख रहा हूं। सच्चाई ये थी कि मेरे गाल पर रही हुई प्रतिबिंबित मेरी सखी के चेहरे को तुम देख रहे थे, इसलिए तुम अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं हटा रहे थे। इस समय जबकि मेरी सखी नहीं है, चली गई है, तो लेकिन मैं तो वही हूँ। सा एव अहम, मैं वही हूँ, वही मेरे दोनों गाल हैं, लेकिन वह आपकी दृष्टि नहीं है जो कि मेरे ऊपर पहले चिपकी हुई थी, अब वो चिपकी हुई नहीं है और दूसरी हो गई है। तो इस तरह से अत्र मत सखीम कपोल प्रतिबिंबिताम पश्यतः, मेरी सखी को जो कि कपोल पर प्रतिबिंबित थी, उसको देखते 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 हुए तुम्हारी दृष्टि दूसरी ही थी। उस समय दूसरी थी। चलितायाम तु तस्याम, उसके चले जाने पर अन्या एव जाता, अब दूसरी हो गई, बदल गई है। इति अहो प्रच्छन्न कामुकत्वन्ते, कहना पड़ेगा तुम्हारी छुपी हुई यानी छिपी हुई कामुकता को, तुम्हारी छिपी हुई कामुकता की दाद देनी पड़ेगी। कैसी है देख लीजिए। इस प्रकार की व्यंजना इसमें से निकल रही है। तो इस तरह से ये जो है हाँ, यह है वाक्य है ना, ये तो ठीक है वाक्य का। तो वाक्य की विशिष्टता के कारण यहाँ पर जो है, ठीक है ना, काकू के बाद है वाक्य, हाँ काकू को वाक्य, और उसके बाद आएगा वाच्य। ठीक है, वाच्य। अब वाक्य और वाच्य में आप जानते हैं ना, जब वाच्य कहा जाएगा तो वो मुख्यार्थ का वाचक होगा, और वाक्य का अर्थ होगा सेंटेंस। ठीक है, तो वाच्य यानी अर्थ हुआ, और वाक्य तो शब्द भी होता है ना, तो शब्द होता है उसका वाक्य भी बनता है। और उस वाच का चौका क हो जाता है नियत प्रत्यय लगने पर, नियत प्रत्यय के लगने से चौका क हो जाता है।
चहोह चजोह कुह सूत्र है पाणिनि का, ठीक है, चजोह कुह। तो इस सूत्र से जो है आप देख लीजिएगा, यहाँ पर अब उसके लिए अवसर नहीं है कि व्याकरणिक व्याख्या उसकी की जाए। तो चजोह कुह से वाच का वाक बनता है, जब यत प्रत्यय लगाते हैं तो वाक्य बना। और वाच में जब यत प्रत्यय लगाएंगे यानी विध्यर्थ कृदंत का प्रत्यय लगाएंगे तो वाच्य ही रहेगा, ठीक है। अब दोनों के स्थिति में अंतर है। वाच्य यहाँ मुख्यार्थ के लिए है और वहाँ वाक्य अर्थ के लिए नहीं है, वो तो सेंटेंस के लिए है। सेंटेंस और वाच्य में अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं तो प्रेमी ही कह रहा है, उद्देशो यम सरस कदली श्रेणी शोभितातिशायी कुंजोत्कर्षांकुरित रमणी विभ्रमो नर्मदायाः किंच एतस्मिन् सुरत सुहृदस्तन्विते वान्ति वाताः येषाम अग्रे सरति कलिता कांडकोपो मनोभूः, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है तन्वी, ठीक है, तन्वी संबोधन है, बीच में आ रहा है, कहाँ पर है, तन्वी, तन्वी तीसरे लाइन में आ रहा है, हे तन्वी उद्देशोयम, उद्देश्य का मतलब यह भाग, यह प्रदेश, यह क्षेत्र, सरस कदली श्रेणी शोभितातिशायी, सरस यानी अच्छे हरे भरे, कदली की पंक्तियों की शोभा से अतिशायी हो रहा है यह प्रदेश क्षेत्र जहां हम आए हैं वो। फिर ये प्रदेश है किसका, तो कहते हैं नर्मदा, या ध्यान रखिए नर्मदा का भी अर्थ है आएगा। नर्मदा का यह क्षेत्र, यह प्रदेश अच्छी हरी भरी केले की पंक्तियों की शोभा से अतिशायी, यानी खूब चमक रहा है, उसकी शोभा बहुत बढ़ी हुई है, ऐसा यह प्रदेश है। कुंज उत्कर्षांकुरित रमणी विभ्रम, कुंज छोटी छोटी घासें या पौधे होते हैं, उनके उत्कर्ष से अंकुरित रमणी विभ्रम, रमणियों का विभ्रम यानी चेष्टा वाला है, चेष्टा वाला ये क्षेत्र है। किसका, तो नर्मदाया, नर्मदा आप जानते हैं नर्मदा शब्द है, नर्मदा शब्द जो है नर्म यानी सुख, हंसी मजाक, खुशी, और दाया ने देने वाली, गति तत्पुरुष। तो ऐसी नर्मदा जो कि खुशी देती है, सुख देती है, प्रसन्नता देती है, ऐसी नर्मदा का यह क्षेत्र, ठीक है, ऐसी नर्मदा का यह क्षेत्र जो है सरस कदली की पंक्तियों से की शोभा से सुंदर लग रहा है एक, और कुंजों के उत्कर्ष के कारण रमणियों के हाव भाव को अंकुरित कर, उत्तेजित कर रहा है, ठीक है। रमणियों के विभ्रम का मतलब होता है हाव भाव, चेष्टा, उसको अंकुरित करने यानी उत्तेजित करने वाला, कुंजों में जो उगे हुए हैं, कुंजों का जो उत्कर्ष है वो रमणियों के हाव भाव को प्रेरित कर रहा है, ऐसा यह नर्मदा का क्षेत्र है। किंच एतस्मिन्, किंच यानी और, फिर ऊपर से इसमें सुरत सुहृदः यानी सूरत क्रीड़ा का मित्र, ठीक है, सूरत के लिए जो अनुकूल वातावरण पैदा करने वाला, मित्र का मतलब होता है अनुकूल वातावरण पैदा करने वाला, वातावांति, ठीक है, पवन बह रहे हैं, हवा चल रही है, ये शाम अग्रे जिनके आगे, ठीक है, ये शाम यानी ये शाम वातानाम, जिन पवनों के आगे, मनोभूः सरति, कामदेव चल रहा है, आगे आगे चल रहा है। अब वो कामदेव है कैसा, तो कह रहे हैं कलिता कांडकोपः, कलिता, ठीक है, यानी अकांडकोपा का मतलब होता है अनवसर पर, बिना अवसर के, बिना समय के, बिना योग्य समय के ही कोप करने वाला, यानी एक्टिव, वो कहा जाए ना कि चाप को धारण करने वाला, चापधारी, ऐसा कामदेव जो है चल रहा है, सरति है ना, तो वो चल रहा है। कलित अकांड कोपा, यानी कलित का मतलब था सुशोभित, अकांड कोप से सुशोभित, ऐसा वह काम जो है चल रहा है जिसके जिन पवनों के आगे कामदेव चल रहा है। यानी कुल मिला के यह
जगह जो है हमारे मिलने और सूरत क्रीड़ा वगैरह करने के लिए अनुकूल है, नर्मदा का यह क्षेत्र। इसलिए अब इतना सारा कहने के बाद व्यंजना का क्या निकल रही है, तो कह रहे अत्र रतार्थम प्रविश, अब तुम यहाँ प्रवेश करो रति क्रीड़ा के लिए, ये कह रहा है वो प्रेमी। तो इस तरह से व्यंग्य हो गया। तो ये जो है वाच्य, पहले तो आया वाक्य का, अब ये है वाच्य, वाच्यार्थ से जो व्यंग्य हो रहा है, ये आर्थी व्यंजना है, इसलिए चलेंगे आगे। ठीक है, अब अर्थ के वाच्य, वाक्य हो गया और वाच्य हो गया। अब अन्य सन्निधि, ठीक है, अब अन्य सन्निधि के लिए अब इसमें भी देखिए वाक्य और वाच्य है ना, इसको दोनों में खपा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वाक्य वाला जो उदाहरण है वाच्य के लिए नहीं होगा और वाच्य वाला उदाहरण वाक्य के लिए नहीं होगा। कल हमने कहा था कि ये तो उन्होंने हर एक के लिए उदाहरण अलग अलग इसलिए दिया कि हम जैसे पाठकों के लिए, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए ये शंका ना हो कि भाई वो तो मिला ही नहीं, हो सकता है उसका कुछ उदाहरण और हो, तो ऐसा ना हो इसके लिए उन्होंने सबके उदाहरण दिए हैं। बाकी तो एक से यानी वाक्य के उदाहरण से वाच्य का भी काम चल जाता। ठीक वैसे ही जैसे वक्तृ और बोद्धव्य के लिए कल हमने कहा था। तो अब अन्य सन्निधि के लिए ये सारे अन्य सन्निधि का वैशिष्ट्य, वाच्य का वैशिष्ट्य, वाक्य का वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य शब्द सब में जोड़ते रहिए। उसके आधार पर, उस वैशिष्ट्य के आधार पर जो व्यंजना निकलती है वह आर्थी व्यंजना है, ध्यान रखिए। अब कह रहे हैं नोल्लेई अणोल्लमणा अत्ता मम घर भरम्मी सलम्मी खण मित्तम जय संझाई होई नव होई विसामो। क्या है, कोई बहू है और बहू है अपने सासू के साथ रह रही है, पति प्रदेश गया होगा, घर पे नहीं है, कोई आया, अब कोई आया या उसका कोई प्रेमी है, दोनों बातें हैं। अब बातचीत चल रही होगी तो अब वो बता रही है कि ऐसा है कि अनार्द्र मनाह श्वशुः माम गृह भरे सकले नुदति। सकले गृह भरे, पूरे काम में, सभी घर के भार में, भार मतलब कि काम काज जो है, घर का जो कार्यभार है, उस सभी कामों में हमको फंसाए रखती है। इसके लिए उन्होंने क्रियापद का प्रयोग किया नुदति। आप जानते हैं विनोद कहा जाता है ना, मनोविनोद या विनोद, तो विनोद का मतलब क्या होता है, आनंद। लेकिन विनोद में भी उपसर्ग है, नुद धातु है, उसमें घय प्रत्यय लग करके नोद बना। शाब्दिक अर्थ क्या है, हटाना, दूर करना। ठीक है, तो अब दूर करना का मतलब क्या हुआ, जो तनाव है मन का, जो मन के तनाव को विशेष रूप से दूर करे उसको विनोद कहा जाता है। ठीक है, अब मेरी सासू मुझे चैन से एक जगह बैठना ही नहीं देती है, वहाँ से हटाए रखती है। मैं कहीं आराम पर से बैठूं, मान लीजिए कि शैया पर बैठूं या कहीं सीट पर बैठूं कि थोड़ा मुझे आराम मिले, नहीं, मुझे वहाँ से हटाए रखती है। नुदति का ये मतलब है। अब हटाती कहाँ है, तो सारे घर के सभी कामों में हटाती है। अब हटाती का मतलब कामों से हटाती नहीं, कामों में हटाती है। दैट इज एक जगह से जहाँ आराम करने की जगह है वहाँ से हटा करके हमको काम में लगाए रखती है, ये अर्थ लेना है आपको। ये काम कौन कर रहा है, तो कहने अनार्द्र मनाह स्वसुः। आर्द्र मन का मतलब, आर्द्र का मतलब होता है भीगा, जो भीगा हुआ जिस पानी वानी से भीग जाता है उसको आर्द्र मन का आर्द्र कहेंगे। अनार्द्र मन जो भीगी हुई सूखी है, यानी जिसमें दया भाव नहीं है। दया भाव हो तो आर्द्र मन कहा जाएगा। तो कह रहे जो सूखे हुए मन वाली है, यानी निर्दयी है। अब उसको निर्दयी में अर्थ लीजिए, तो निर्दयी मन वाली मेरी जो सासू है वो मुझे घर के सभी कामों में लगाए रखती है, थोड़े भी क्षण हमको आराम नहीं करने देती है। तो ऐसे में क्षण मित्तम, यानी क्षण मात्र भी यदि विश्राम होता है, आराम मिलता है, तो वो संध्या के समय ही मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। पूरे दिन में काम में ही लगी रहती हूँ। ठीक है, यानी शाम को ही थोड़ी बहुत मुझे आराम मिलता है तो मिलता है, थोड़ा समय मिलता है तो मिलता है, बाकी हमको समय नहीं मिलता है। अब ये बात तो उसने कह दिया किसी से, ठीक है, किसी से कह तो दिया। अब होता क्या है, तो कह रही है अत्र संध्या संकेत कालः,
यानी हमारे और तुम्हारे मिलने का संकेत समय संध्या समय हो सकता है, उसी समय मुझे थोड़ा आराम मिलता है, बाकी मैं पूरे दिन फ्री नहीं रहती हूँ, ये कहना। अत्र संध्या संकेत काल ही थी तटस्थम प्रति। अब यहाँ तटस्थ का मतलब कोई आदमी है जो अनिश्चित, ये यहाँ तटस्थ का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक व्यक्ति जो वहाँ आया हुआ है जिससे वो बात कर रही है। तो उस तटस्थ के प्रति किसी के द्वारा, किसी युवती के द्वारा कहा गया है, यह प्रकाशित हो रहा है, यह व्यंजित हो रहा है और यही इसकी ध्वनि है। ठीक है, अब चले आगे। तो ये जो है किसके अन्य सन्निधि, कोई आया है उसके आधार पर। ठीक है, तो अन्य सन्निधि के कारण, गुरुजन आदि की सन्निधि के कारण यहाँ पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसको मिलना है, मिलने जाना है तो नहीं मिल पा रही है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ व्यंजित हो रही है। अब चले आगे। सुवै समागमिष्यति तुझ पियो अज्ज पर पहरमित्रेण एमेय कित्त चिच्छसी ता सही सज्जेसु कर्णिज्जम। सखियाँ बड़ा काम करती है ना, वो देखेगी भाई सखी का कुछ नुकसान हो रहा है तो फिर वो सावधान कर देगी, चेता देगी। यह है प्रस्ताव। प्रस्ताव के वैशिष्ट्य से जो आर्थी व्यंजना होती है, आर्थी ध्वनि निकलती है, उसकी बात आप कर रहे हैं। अब प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ, तो कह रहे भाई एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, तो जिस सखी से कह रही है उसका पति आज आने वाला है, तो वही कह रहे कि सुवयन श्रूयते, सुना जाता है, सुना जाता है कि आज तुम्हारा प्रिय आएगा। समागमिष्यति प्रियो अद्य तव, कब आएगा, तो कह रही है प्रहर मात्रेण, एक पहर में ही, एक ही पहर में आ जाने वाला है। एक प्रहर का मतलब होता है 2-3 घंटे का समय होता है एक प्रहर, तो एक प्रहर मात्र में तुम्हारा प्रिय आ जाने वाला है, आएगा, ऐसा सुना जाता है। अब सुना जाता है तो तब क्या करना है, तो कह रही है एवं एवं किमिति तिष्ठसि, तुम ऐसी ही क्यों बैठी हुई हो, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे कुछ होने ही वाला नहीं है, जबकि सच्चाई है, सुनाइए जा रहा है कि तुम्हारा प्रिय आने वाला है, जल्दी ही एक ही प्रहर में आने वाला है, तो तुम इस तरह से क्यों बैठी हुई हो। इसलिए हे सखी करणीयम सज्जय, जो जो कार्य करने हैं उन सब की तैयारी कर लो। करणीयम सज्ज का मतलब होता है तुम सबकी तैयारी कर लो। ठीक है, तो ये है उसकी व्यंजना। हाँ, तो ये है प्रस्ताव। अब प्रस्ताव से व्यंजना क्या निकलती है, तो कह रहे हैं अत्र उपपतिम प्रत्यभिसर्तुम प्रस्तुता न युक्तम। अब हुआ ये होगा कि वो कहीं जाने की तैयारी कर रही होगी। अब कहीं जाने की तैयारी कर रही होगी तो उसको ये सचेत कर रही है कि अगर कहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, क्योंकि प्रहर मात्र में तुम्हारा पति आ जाएगा, तो उसके पहले की तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब तुम्हारे पास अभिसार करने के लिए, यानी किसी उपपति के पास जाने का समय नहीं है। ठीक है, वही करे अत्र उपपतिम प्रत्यभिसर्तुम, यानी उपपति के पास जाने का अब तुम्हारे पास जो तुम तैयार हुई हो वह तैयार होना योग्य नहीं है। ठीक है, इसलिए वो जो सखी है तुम उसको निवारित कर रही, रोक रही है कि भाई मत जाना, जा रही हो तो मत जाओ। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रस्ताव के वैशिष्ट्य से यहाँ पर आर्थी ध्वनि या आर्थी व्यंजना प्रकट हो रही है या आर्थी ध्वनि निकल रही है। अब आगे चलें। प्रस्ताव के बाद क्या है, देश। अब देश में भी देखिए सखियां जो हैं गई हैं फूल चुनने के लिए, बहुत सारी सखियां होंगी, उसमें से एक सखी का अपना जो प्रच्छन्न कामुक है, आने वाला है, मिलने वाला है। अब वो चाहती है किसी खास जगह को, तो वहीं उसी पर पहुंची हुई है, लेकिन वहाँ उसकी दूसरी सखी भी है, तो वही उससे अच्छा अन्य सखियाँ भी हैं, यूयम है ना, बहुवचन है, तो अन्य सखियाँ भी हैं, तो वही कह रही है कि अन्यत्र यूयम कुसुमावचयम कुरुध्वम अत्र अस्मि करोमि सख्यः। ठीक है, नाहम ही दूरम भ्रमितुम समर्था प्रसीदत अयम रचितो अंजलि वह। कह रही है कि अरे भाई यहाँ देश के वैशिष्ट्य से कह रही है कि हे सखियाँ, तुम सभी यूयम,
त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, ऐसा करके। तो कह रहे हैं कि भाई यूयम यानी तुम सभी, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, कुसुमावचयम कुरुध्वम, फूलों का चुनने वाला काम करो, यानी फूलों को चुनो कहीं और जा करके। अत्र अस्मि करोमि सखे, सखियां मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं यहाँ फूल चुन रही हूँ, इसलिए तुम लोग कहीं और जाकर फूल चुनो। यहाँ पर शब्द देखिए अस्मि करोमि। अब अस्मि क्रियापद है, अस धातु का उत्तम पुरुष एक वचन का, ठीक है, रूप है, वर्तमान काल, अस धातु वर्तमान, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अब जो अस्मि है उत्तम पुरुष एक वचन का, अस धातु का है, तो अब अस धातु का क्रियापद का प्रयोग करके आप कर्मों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? अब ये तो साहित्य में ही देखने को मिलेगा। तो अब उसकी व्यवस्था क्या है? तो कह रहे हैं कि भाई अस्मि शब्द को अहम के अर्थ में निपातित कर दीजिए, ठीक है, तो तब अस्मि शब्द का अर्थ हो जाएगा अहम। वही कह रहे हैं कि मैं यहाँ अहम यानी अहम करोमि, हे सखियाँ यहाँ पर फूलों को मैं चुन रही हूँ, फूलों का अवचय यानी फूलों का चुनने वाला काम मैं कर रही हूँ। अत्र अहम करोमि, अहम अत्र नहीं, अत्र अस्मि करोमि सख्या, ठीक है, मैं यहाँ कर रही हूँ। तो यहाँ अस्मि शब्द को अहम के अर्थ में निपातित कर दीजिए, तब अर्थ बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा, ठीक है। अब आगे चलें। न अहम ही दूरम भ्रमितुम समर्था, मैं दूर जाने में समर्थ नहीं हूँ, ठीक है, मैं दूर नहीं जा सकती हूँ, दूर जाने में मुझे परेशानी है, इसलिए तुम लोग दूर चली जाओ, कहीं और चली जाओ, मैं यहाँ फूल चुन रही हूँ क्योंकि मैं दूर नहीं जा सकती, ठीक है। प्रसीदत, अरे भाई कृपा करो, मेहरबानी करो, मेरे ऊपर कृपा करो, प्रसन्न हो। अयम रचितो अंजलि, ये मैंने तुम्हारा हाथ जोड़ा, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रही हूँ कि तुम लोग मेरे ऊपर मेहरबानी करो, कृपा करो मेरे ऊपर, और कहीं अन्यत्र, कहीं दूर दूसरी जगह चली जाओ, मैंने तुम्हारा हाथ जोड़ा है। अब इतनी सारी बात कर दी, अर्थ स्पष्ट हो गया, बहुत कठिन नहीं है, इसलिए आगे। अब ये देश, अब देश मतलब स्थान, प्रदेश। अब कह रहे हैं अत्र विविक्तोयम देशः, अब ये जगह जो है एकांत है, विविक्त का मतलब होता है एकांत, यह जगह एकांत है, यह देश एकांत है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रच्छन्न कामुक है तो यहाँ आ सकता है। प्रच्छन्न कामुकः त्वया अभिसार्यताम इति आश्वस्ताम प्रति कयाचित निवेद्यते। कह रहे ये कि भाई तुम लोग यहाँ, कोई मेरा प्रसन्न कामुक है उसको यहाँ अभिसरण करने दो, तुम लोग यहाँ से जाओ, ये कह रही है। यह वियुक्त एकांत देश है, मेरा कामुक आया हुआ है, तुम लोग उसको आने दो, यहाँ से चली जाओ, तुम रहोगे तो वो नहीं आ सकता है, ये व्यंग्यार्थ है उसका। तो यहाँ पर देश के आधार पर, ठीक है। अब आएगा काल, ठीक है, अब काल की बात है। देखिए अब यहाँ बात कुछ और है, पति पत्नी है। उस जमाने में भारत की जो दशा थी, सामाजिक दशा थी, घर पर पत्नी को छोड़ कर के पुरुष को बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता था, और पूरे भारत की यही दशा थी लगभग, ठीक है। मैं किसी प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बिहार और यूपी में ये प्रथा कुछ ज़्यादा ही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की एक विद्यार्थिनी जो कि मुझसे मिली थी, वो सोशियोलॉजी की थी, और उसने इसी को अपना एक विषय बनाया था पीएचडी का। और विषय क्या था कि ऐसी स्त्रियां जो प्रोषित भर्तृका हैं, संस्कृत भाषा में कहें कि जिनके पति प्रदेश गए हुए हैं, उनकी घर पर क्या स्थिति है और मनोदशा क्या है, उनकी दशा क्या है और मनोदशा क्या है, इसी का अध्ययन करने का पूरा एक विषय ही उसने अपने पीएचडी का विषय बना लिया था। मिली थी, कई बार मिल जाते हैं लोग ऐसे। तो कहना ये है, अब यहाँ पर देखिए वही बात है, गुरुजनों ने कहा, यानी माता पिता ने कहा कि भाई आप प्रदेश जाओ,
तो अब कह दिया हो तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि घर में पैसा नहीं रहेगा, कमा के लाओगे तब पैसा रहेगा, तब घर का खर्च चलेगा। अब पत्नी को भी लेकर जाए तो फिर कमाएगा क्या? और पहले तो पत्नी को संभालो, उसका भी खर्च बढ़ जाता है। अकेले आदमी रहता है तो 2 पैसा कमाएगा तो घर पे भेजेगा, तो माँ बाप की भी सेवा हो जाएगी, और पत्नी घर पे है तो वो भी काम कर लेगी, वहाँ ये घर का भी काम कर लेगी। माँ बाप बूढ़े हैं, कैसे होगा? तो उनकी सेवा के लिए एक आदमी चाहिए। ऐसी स्थिति में वो कह रही है, देखिए कि गुरुजन परवश प्रिय, गुरुआण परवश प्रिय किम भणामि तुह मंद भाइणी अहकम अज्ज पवासम वच्चसी वज स्वयं जेव सुनसी कर्णिज्यम। ठीक है, कह रहे कि गुरुजनों के वश में रहने वाले हे प्रिय, हे पतिदेव, मैं तुमसे क्या कहूँ। देखिए यहाँ पर काकू आ गया, मैं तुमसे क्या कहूँ। ठीक, कह तो रही है ना, तो क्या कहूँ का मतलब क्या हुआ? क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती काकू, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, यानी कहने में असमर्थ हूँ, या मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ व्यंग्यार्थ है। हे गुरुजनों के, हे माता पिता के पर वश में रहने वाले मेरे प्रिय पतिदेव, मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं तो मंदभागिनी हूँ, मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है, कर्म फूटा हुआ है, कहते हैं ना, मैं मंदभागिनी हूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम आज प्रवास में जा रहे हो, अद्य प्रवासम व्रजसी, आज तुम प्रवास जा रहे हो, बाहर जा रहे हो कमाने के लिए, तो जाओ, व्रज है ना, व्रज, तो फिर जाओ, मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ कहना नहीं है इसमें। तदा, लेकिन जब चले जाओगे तो तदा स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम, मुझे जो करना है उस कार्य को तो तुम स्वयं ही सुन लोगे, मैं तुमसे बताऊंगी नहीं, या मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुमको जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं है, मुझे जो करना है मैं कर दूंगी, और जब कर लूंगी तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें कितनी सारी व्यंजना है। क्या कहूँ, मंदभागिनी हूँ। अब मंदभागिनी मतलब मेरे जैसा अभागा कौन होगा, अभागिनी कौन होगा कि जिसका पति साथ में रहते हुए भी अब चला जा रहा है सामने से। विरह का कोई और कारण तो बात अलग है, यहाँ तो प्रदेश जानबूझ जा रहा है, और किसी और के कहने पर, वो भी माता पिता के कहने पर। देखिए आर्थिक मजबूरियाँ तो होती ही हैं, लेकिन एक पत्नी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो अपने पति से दूर रहे, या वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति उससे दूर चला जाए। सुख दुख मिल बांट कर लोग रहने की इच्छा करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे व्यंग्यार्थ क्या निकलता है। अत्र अद्य मधु समय, अच्छा ये अत्र अद्य का मतलब होता है ये वसंत काल है। अब वसंत काल में कोई जाने लगे तो भाई बात तो अभी वो तो कहर टूट पड़ता है उस पर। तो कह रहे अत्र अद्य मधु समय यदि व्रजसी, वसंत ऋतु में यदि तुम जा रहे हो तो तदा अहम तावत न भवामि, तो फिर मैं नहीं रहूंगी। तब तू न जाना, तुम्हारा तो मुझे पता नहीं कि तुम क्या करोगे, लेकिन मैं नहीं होंगी ये निश्चित है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे मेरे बिना, वो तुम जानो, ये तुम्हारा काम है। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, तुम सुन लोगे जरूर मेरे करने के बाद, लेकिन अब तुम जाओ, मैं नहीं होंगी। यानी तुम जाओगे फिर लौट के आओगे तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, सीधी सी बात, रहूँगी ही नहीं, कहाँ से मिलूंगी फिर। तो इस तरह से की व्यंजना जो है निकलती है। आगे चलें। अब आदि की चेष्टा जो है, आदि है ना चेष्टा विशेष, तो चेष्टा विशेष में एक पति या प्रेमी, पति तो नहीं, ये प्रेमी की ही बात है, अपनी प्रेमिका की चेष्टाओं का वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो चेष्टाओं का जब वर्णन कर रहा है तो आप देखिए कह क्या रहा है। कर एक द्वारोपांत निरंतरे मई तया सौंदर्य सारश्रिया प्रोल्लास्य उरुयुगम परस्पर समासक्तम समासादितम आनीतम पुरतः शिरो अंशुकम अधः क्षिप्ते चले लोचने वाचस्तत्र निवारितम प्रसरणम संकोचिते दोर्लते। करें कि मैं जब उसके दरवाजे पर गया तो तया सौंदर्य सारस, सौंदर्य यानी सुंदरता के सार की लक्ष्मी उसके द्वारा, तया यानी उसके द्वारा, प्रोल्लास्य यानी फैलाकर, किसको, उरुयुगम
दो जांघों को फैला करके परस्पर परस्पर समासक्तम, एक दूसरे से चिपका लिया, जोड़ लिया, चिपका लिया, यानी दो जांघों को फैला करके जोड़ लिया, चिपका लिया। परस्पर परस्पर समासक्तम समासादितम, चिपका लिया, यहाँ तक अर्थ उसका हो जाता है, जांघों को फैला करके चिपका लिया। आनीतम पुरतः शिरो अंशुकम अधः, जो घूंघट था उसको सिर के नीचे आगे, पुरतः यानी आगे उसको और नीचे कर दिया, झुका लिया। आनीतम अधः आनीतम शिरो अंशुकम यानी घूंघट को उसने नीचे कर दिया। फिर क्षिप्ते चले लोचने, अपनी आंखों को उसने क्षिप्त कर लिया, यानी कह लीजिए छिपा लिया, ठीक है, यानी वो देख रही होगी तो पलकें नीचे गिरा दी दोनों आंखों को। वाचस्तत्र निवारितम प्रसरणम, ठीक है, यानी बोलना बंद कर दिया उसने, ठीक है, बोल रही होगी तो बोलना बंद कर दिया, कुछ बोल रही होगी तो बोलना बंद कर दिया। वाचस्तत्र निवारितम, यानी वाणी का प्रसरण जो है निवारित कर दिया, टाल दिया, यानी बोलना बंद कर दिया। संकोचिते दोरलते, अपनी जो बाहों, दोरलता मतलब भुजलता को संकुचित कर लिया। अब ये सारी बातें जो है चेष्टा है, ठीक है, ऐसा ऐसा काम उसने किया। तो ऐसा करने पर अब व्यंजना क्या है फिर, तो कहें अत्र चेष्टया प्रच्छन्न कांत विषय आकुत विषयो ध्वन्यते। यहाँ पर चेष्टया यानी चेष्टा से, यहाँ पर चेष्टा से प्रच्छन्न कांत विषय यानी प्रच्छन्न प्रिय के विषय में किसी की अभिलाषा प्रकट हो रही है, व्यंजित हो रही है, ये कहना चाहते हैं। किसी की अभिलाषा व्यंजित हो रही है, इसलिए ये इसकी व्यंजना है। तो आदि शब्द से चेष्टा विशेष की बात यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। अब जो मैं पहले बता दिया था उसी को अब यहाँ कह रहे हैं। निराकांक्षत्व प्रतिपत्तये प्राप्तावसरतया च पुनः पुनः उदाह्रियते वक्त्रादीनां मिथा संयोगे द्विकादि भेदेन। कह रहे हैं कि निराकांक्षत्व प्रतिपत्तये यानी आकांक्षा यानी जिज्ञासा, सुनने की या जानने की जो इच्छा है उसको आकांक्षा कहें। उसकी निराकांक्षा यानी आकांक्षा न रहे, उसके ज्ञान के लिए यानी निराकांक्षा के ज्ञान के लिए प्राप्त अवसरतया, जैसे जैसे जिसका जिसका मौका आया, जिसका जिसका अवसर आया, उस तरह से बार बार उन सब के लिए उदाहरण दिए गए, उदाहरियते, ठीक है। जिनका जैसे वाक्य का अवसर था तो वाक्य के लिए उदाहरण दिया, वाच्य का अवसर था तो वाच्य के लिए उदाहरण दिया, ठीक है, किसी को छोड़ा नहीं। तो ऐसा उदाहरण तो दिया गया। बाकी तो वक्त्र आदि नाम मिथा संयोग है, वक्त्र आदि का यानी वक्त्रा बोद्धव्य वाक्य वाच्य, इनका परस्पर संयोग होने पर एक उदाहरण दो के लिए यानी वाक्य और बोद्धव्य के लिए, हाँ, वक्ता और बोद्धव्य के लिए एक उदाहरण हो सकता है। उसी तरह से एक उदाहरण अनेक के लिए हो सकता है, ठीक है, या फिर एक के लिए अनेक उदाहरण हो सकते हैं और अनेक के लिए एक उदाहरण हो सकते हैं। वही कह रहे हैं वक्त्रादि नाम मिथा संयोगे द्विकादि भेदेना, यानी एक के दो उदाहरण हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं किया गया क्योंकि ये किसी को लगता कि भाई इसका उदाहरण नहीं मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आकांक्षा की शांति के लिए, आकांक्षा की पूर्ति के लिए हर एक के लिए उदाहरण दे दिए गए। अब यहाँ पर बात ये आर्थी व्यंजना की बात पूरी हो जाती है, ठीक है। तो अब तो ये तो हो गया। अब चलिए, अनेन क्रमेण लक्ष्य व्यंग्ययोः व्यंजकत्वम उदाहार्यम। अब यहाँ लक्षणा व्यंजना की बात, लक्षणा मूला व्यंजना की बात आती है, पर उसके पहले वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। व्यंजन वो स्टेटमेंट कह रहे हैं अत्र अनेन, इस क्रम से लक्ष्य और व्यंग्य का भी व्यंजकत्वम, लक्ष्य भी व्यंजक होता है और व्यंग्य भी व्यंजक होता है, इसका उदाहरण देना चाहिए, ये कह रहे हैं। अब इसका उदाहरण किस तरह से देना है, तो कह रहे हैं कि शब्द प्रमाण विद्यो अर्थो व्यनक्ति अर्थांतरम यतः अर्थस्य व्यंजकत्वे तत्शब्दस्य सहकारिता। आप जो है
दूसरे उल्लास के अंत में आपने देखा था, हाँ एक मिनट में जरा सा फिर से उसको उभार दूँ। यत सो अर्थांतर युक्त तथा अर्थोपि व्यंजक सहकारितया मतः, ठीक है। यानी जब शब्द व्यंजक होता है तो उसका सहकारी अर्थ होता है। यहाँ कह रहे हैं जब अर्थ व्यंजक होगा, यानी अर्थस्य व्यंजकत्व, यानी अर्थ के व्यंजक होने पर तत्शब्द से सहकारिता, यानी उसकी शब्द की भी सहकारिता होती है, ये कह रहे हैं। अब ऊपर वाली लाइन में क्या कह रहे हैं, तो यथा यानी क्योंकि शब्द प्रमाण वेद्यो अर्थ, यानी शब्द प्रमाण से वेद्य यानी ज्ञेय अर्थ जो होता है वह दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है, ठीक है, दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। अब उस दूसरे अर्थ को व्यक्त करने पर जब वह अर्थ व्यंजक होता है तो शब्द भी उसमें सहकारी होता है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, शब्द से प्राप्त हुआ अर्थ ही व्यंजक हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ तो हमको बहुत सारे साधनों से मिलता है, संकेत से भी अर्थ मिलता है, फिर लेख से, मतलब बहुत सारे साधन होते हैं जिनसे आपको, जैसे मान लीजिए क्या किसी को भूख लगी हो तो भूख लगे तो कहेगा कि मैं ऐसे संकेत करेगा, तो अर्थ तो इसका भी हुआ। या फिर अनुमान आदि प्रमाण, मान लीजिए कि दूर से आपने धुआं देखा, अब दूर से धुआं देखा तो आपने अनुमान कर लिया कि वहाँ पर अग्नि होगी। यत्र यत्र धुआं तत्र अग्नि न्याय में आता, न्याय हमारा विषय नहीं है, लेकिन अनुमान से करते हैं ना, वह धुआं आपने देखा तो वहाँ पर अग्नि है, आपने अनुमान कर लिया कि वहाँ पर अग्नि होगी। अब अग्नि का ज्ञान तो हुआ, वह एक अर्थ है। अब इस अनुमान से प्राप्त जो अर्थ है वह अर्थ व्यंजक नहीं हो सकता है, या किसी अन्य प्रमाण से प्राप्त हुआ ज्ञान या प्राप्त हुआ अर्थ व्यंजक नहीं हो सकता है, केवल शब्द से प्राप्त हुआ अर्थ ही व्यंजक हो सकता है। यही बात इसकी व्याख्या में कह रहे हैं, शब्द इति न ही प्रमाणांतर विद्यो अर्थो व्यंजक। प्रमाण के अलावा दूसरा जो दूसरे प्रमाण से, शब्द के अलावा, ठीक है, अन्य प्रमाण से प्राप्त हुआ अर्थ व्यंजक नहीं हो सकता। अनुमान आदि प्रमाण से प्राप्त हुआ अर्थ व्यंजक नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छा, ये तो एक बात हुई। और दूसरा कि शब्द को पकड़ कर रखिए, शब्द से ही प्राप्त हुआ अर्थ व्यंजक हो सकता है, और जब अर्थ व्यंजक होता है तो उसमें शब्द की सहकारिता होती है, ये भी मान के चलें। फिर से आप याद कर लीजिए मम्मटाचार्य की वह गाथा जो कल हमने बताई थी। अब कारिका, जिसको हमने आपको कल बताया था, यत्रार्थ शब्दो वा तमार्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थ व्यंगतः का भी विशेष सध्वनित सूर्य कथित। तो जब अर्थ का होगा तो वह शब्दार्थ है, और जब शब्द होगा तभी शब्दार्थ है, इसलिए उसका विशेषण बना उपसर्जनीकृत स्वार्थ। उसी बात को यहाँ पर उन्होंने प्रकारांतर से सिद्ध किया। तो एक व्याख्या दूसरे उल्लास के अंत में उन्होंने एक स्पष्टता की, शब्द के साथ अर्थ की सहकारिता, और यहाँ पर तीसरे उल्लास के अंत में अर्थ के साथ शब्द की सहकारिता को सिद्ध किया। इस प्रकार से उन्होंने आनंद वर्धनाचार्य के उस कारिका को सिद्ध कर दिया यहाँ पर। तो शब्द के साथ अर्थ की सहकारिता और अर्थ के साथ शब्द की सहकारिता, और किसी अन्य प्रमाण से प्राप्त हुए ज्ञान को व्यंजक होने का निवारण भी कर दिया। कि ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से आपको अर्थ प्राप्त हो जाए तो आप उसको व्यंजक मान लें, ऐसा नहीं है। शब्द से ही प्राप्त हुए अर्थ को आप व्यंजक मान सकते हैं। इतना कहने के बाद इति काव्य प्रकाशे अर्थ व्यंजकता निर्णयो नाम तृतीय उल्लास, तीसरा उल्लास यहाँ भी पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप सभी लोगों को। हम लोग चल रहे हैं, श्रोता लोग, जुड़ने वाले लोग घट बढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है, ये तो प्रक्रिया का अंग है, लेकिन इससे विषय की महत्ता कम नहीं है। काव्य प्रकाश अपने आप में साहित्य शास्त्र का वह ग्रंथ है जिसकी महत्ता को सबने स्वीकारा। मम्मटाचार्य के बाद कोई भी, जिन जिन लोगों ने मम्मटाचार्य की टीका की, उनने भी प्रकारांतर से उसकी प्रशंसा की। इसलिए वो हमने देखा है, साहित्य दर्पणकार जैसे आचार्यों को भी देखा है। तो अब हम चौथे उल्लास में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब चौथे उल्लास में प्रवेश कर रहे हैं तो आर्थी व्यंजना को तो उन्होंने तीसरे उल्लास में पूरा कर दिया,
ठीक है। अब यहाँ पर दो शाब्दिक व्यंजना की बात की जाएगी। अब शाब्दिक व्यंजना के लिए हमने आपको शुरू में ही बताया था कि शाब्दिक व्यंजना के दो भेद होते हैं। एक तो विवक्षित अन्य परवाच्य, ममटाचार्य ने उसके लिए विवक्षित वाच्य ध्वनि कहा है, ठीक है, लेकिन वो भी अन्य परवाच्य तो बोल ही रहे हैं अपनी व्याख्या में, तो इसलिए हम जो है आनंदवर्धनाचार्य ने ये कहा है विवक्षित अन्य परवाच्य और अविवक्षित वाच्य ध्वनि। अब अविवक्षित वाच्य ध्वनि को आप लक्षणामूला कह लें और विवक्षित अन्य परवाच्य ध्वनि को अभिधामूला कहें, ठीक है। अब देखिए, तो शाब्दी में के दो भेद में पहला जो भेद आया विवक्षित अन्य परवाच्य ध्वनि यानी अभिधामूला, उसका क्रम तो पहले आता है क्योंकि वो तो पहले आया है ना, और लक्षणामूला ध्वनि तो बाद में आती है क्योंकि लक्षणामूला तो बाद में ही है, दूसरे नंबर की शक्ति है वो। लेकिन आचार्य पहले उसको डील कर रहे हैं, ठीक है, उसको पहले इसलिए डील कर रहे हैं कि उसके दो ही भेद हैं, ठीक है ना। तो लोग उसको कहीं भूल ना जाएं, इसलिए पहले उसको निपटा लो, लोगों का ध्यान बना हुआ है तो पहले उसको निपटा लो फिर आगे बढ़ें, क्योंकि विवक्षित अन्य परवाच्य ध्वनि के बहुत सारे भेद हैं। रसादी है, फिर वो मान लीजिए 12 और एक 13 और एक 14, ठीक है ना, एक मिनट हो, हाँ, तो मतलब 2, 12, 2, 14, एक 15 और एक 16 भेद तो इसी के हो जाते हैं शाब्दिक व्यंजना के ही। तो 16 और 2 18, लक्षणामूला के दो भेद हो जाते हैं तो 18 भेद हो जाते हैं, और 10 भेद उसके आर्थी व्यंजना के, तो ये सारे भेद हैं। तो इसके इसका हिसाब किताब लंबा है। अब लंबा है तो उसमें आराम से चलेंगे, और उसमें फिर रसादी आ जाएगा तो रसादी में तो आप भूल ही जाएंगे कि आप ध्वनि की चर्चा कर रहे हैं। रसादी में रस की जो व्याख्या होगी उस समय तो आप ही भूल जाएंगे कि वो व्यंग्य भी होता है, वो ध्वनि भी है, ऐसा आप भूल जाएंगे क्योंकि इतनी लंबी चर्चा उसमें होगी। इसीलिए वो पहले अविवक्षित वाच्य ध्वनि पर अपना विवरण पूरा कर देना चाहते हैं, तो इसके दो भेद उन्होंने बताए। अब उसी को हम देखेंगे। अविवक्षित वाच्यो यह तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। कह रहे अविवक्षित वाच्य जो ध्वनि है ना, लक्षणामूला ध्वनि के लिए जो कहा, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है उसमें वाच्य ध्वनि के मामले में वाच्य हो जाता है, भवित यानी हो जाता है। वाच्य होता क्या है, तो उसकी दो गति हो, दो स्थिति होती है। एक तो वह अर्थांतरे संक्रमितम भवेत, यानी दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है, एक काम होता है। जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है उसमें पहला काम जो वाच्य का होता है वह वाच्य जो है दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है, एक काम हुआ। अथवा वाह है ना, अथवा अत्यंतम वा तिरस्कृतम भवेत, वाच्यम अत्यंतम तिरस्कृतम भवेत। जो वाच्यार्थ होता है, जो वाच्य होता है वो अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। अब अत्यंत तिरस्कृत का मतलब है उसका ठीक उल्टा हो जाए, ठीक है, उसका ठीक उल्टा हो जाए, उसको हम अत्यंत तिरस्कृत कहते हैं। तो अत्यंत उल्टा होने को ही विपरीत लक्षणा भी कहते हैं, क्योंकि लक्षणामूला ध्वनि है, तो लक्षणामूला ध्वनि है और उसमें वाच्यार्थ जब अत्यंत तिरस्कृत हो जाए तो वह ठीक उल्टा हो जाता है, इसलिए विपरीत लक्षणा उसका नाम दिया गया। तो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य का अपर नाम है विपरीत लक्षणा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। अब इसके पहले का आप देखिए, पहले टेक्स्ट भी पढ़ते चलें। लक्षणा मूल गूढ़ व्यंग्य प्राधान्ये सति एव अविवक्षितम वाच्यम यत्र स ध्वनौ इति अनुवादात ध्वनिरिति ज्ञेयः तत्र च वाच्यम क्वचित अनुपयुज्यमानत्वात् अर्थांतरे परिणमितम, ठीक है। शब्द देखेंगे, लक्षणा मूल गूढ़ व्यंग्य प्राधान्ये, एक तो लक्षणा मूल में हो लक्षणामूला ध्वनि, और गूढ़ व्यंग्य हो, जानते हैं ना। अब गूढ़ व्यंग्य का भी आगे रंग दिखेगा आपको, ठीक है, इसका भी एक रंग है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको। हाँ चलिए, जब आएगा तब बताऊंगा, अभी तो नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जब आएगा तब बताऊंगा। लक्षणा मूल का जो गूढ़ व्यंग्य है वह उसके प्राधान्य में उसके प्रधान होने पर प्राधान्य में अविवक्षितम वाच्यम, जो देखिए अविवक्षित वाच्य कब होता है, लक्षणामूला में मुख्यार्थ बाद हो जाता है, मुख्यार्थ बाद होगा तभी अविवक्षित होगा।
नहीं तो विवक्षित होगा तब तो फिर बात बदल जाएगी ना। लक्षणा मूला में मुख्यार्थवाद पहली शर्त है, मुख्यार्थवाद पहली शर्त है, उसी को अविवक्षित वाच्यता कहते हैं। तो जब अविवक्षित वाच्यता हो गई, ऐसी स्थिति में वह जो वाच्य है दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है। तो होता क्या है, वही कह रहे हैं कि सती होने पर यानी लक्षणा मूला में गुण व्यंग्य के जब अविवक्षित हो जाएगा, उसमें जब अविवक्षित वाच्य हो जाएगा, वाच्य जब अविवक्षित हो जाएगा, तब उस ध्वनि में इस अनुवाद से ध्वनि रीति गृह्य वो ध्वनि है ऐसा जानना चाहिए। ध्वनौ यानी एक्चुअली क्या है, ध्वनौ है, तो ध्वनौ तो सप्तम्यंत हुआ। अब सप्तम्यंत है तो अर्थ क्या करेंगे, तो कह रहे भाई आपको ध्वनौ को सप्तम्यंत ध्वनि में अर्थ मत कीजिए, ध्वनि ही कहिए, ठीक है। अविवक्षित वाच्यो ध्वनि ही, ऐसा अर्थ करना है आपको। यानी ध्वनौ शब्द को जो सप्तम्यंत कहा था, आपको अर्थ करते समय ध्वनि ही यानी प्रथमांत अर्थ करना है, ये उनका कहना है। तो ध्वनौ इति अनुवादा, तो ध्वनि रीति ज्ञेया, ध्वनि जानना है आपको। तो ध्वनि है जो वाच्यत ध्वनि है, वह तत्र च वाच्यम क्वचित अनुपयोज्यमानत्वात्, कहीं कहीं अनुपयोगी होने के कारण, क्योंकि लक्षण बाधित तो होगा ना, तो जब मुख्यार्थ बाद होगा उसी को अनुपयोगी होना कहते हैं। तो कह रहे हैं किसी किसी काव्य में अनुपयोगी होने के कारण, अनुपयुज्यमानत्वात् अर्थांतरे परिणमितम भवति, यानी दूसरे अर्थ में वो परिणत हो जाता है, ठीक है ना, अनुपयोगी होने के कारण। क्योंकि सीधे सीधे वही आप कह देंगे तो उपयोगी नहीं होगा, तो नहीं होगा तो फिर वो व्यर्थ तो जाएगा नहीं, इसलिए दूसरे अर्थ में वो परिणत हो जाता है, दूसरे अर्थ तक वो चला जा, संक्रमित का मतलब होता है संक्रमण कर देता है, चला जाता है। यानी मुख्यार्थ जो है लक्ष्यार्थ में चला जाता है। उसी बात को यहाँ पर करते हैं कि अर्थांतरे परिणमितम, यानी दूसरे अर्थ में वो परिणत हो जाता है। इस प्रकार से वो जो ध्वनि, पहले तो आप अर्थ समझ लीजिए कि ध्वनौ जो कहा वो ध्वनौ जो है ध्वनि ही अर्थ लेना है। और ये लक्षणा मूला गूढ़ व्यंग्य के प्रधान होने पर जो अविवक्षित वाच्य होता है, यानी लक्षणा मुख्यार्थ बाद होने की स्थिति में जो वाच्य होता है, तो वह वाच्यार्थ, तब तो वो वाच्यार्थ तो अविवक्षित हो गया। इसीलिए अविवक्षित वाच्य जो होता है वह जिस ध्वनि को प्रकट करता है, ध्वनि के मामले में, या वह जो ध्वनि होती है अविवक्षित वाच्य जो ध्वनि होती है, वह अविवक्षित वाच्य ध्वनि, तो ध्वनि के तो अर्थ लेना है आपको। और उसमें होता क्या है, तो अविवक्षित होने के कारण यानी अनुपयोगी होने के कारण वह वाच्यार्थ अन्य अर्थ में यानी ध्वनि वाले अर्थ में परिणत हो जाता है, उस अर्थ में चला जाता है। वही ध्वनि यहाँ पर अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। और अर्थांतर संक्रमित वाच्य नाम का उसका भेद बनता है, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि वो होती है। तो इस तरह से उन्होंने उसको स्पष्ट कर दिया, ठीक है। अब जब उन्होंने अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि जब कहा, तो अच्छा दूसरे के लिए क्या कहा उन्होंने, अत्यंतम व तिरस्कृतम। अब इसकी स्पष्टता यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो स्वयं स्पष्ट है कि भाई जहाँ पर अत्यंत वाच्यार्थ जो है अत्यंत तिरस्कृत हो जाए, तो उसमें फिर बात ही क्या करनी है भाई, अत्यंत मतलब ठीक उल्टा हो जाए, जो कहा जाए वो बिल्कुल होवे ही नहीं ऐसा। तो जो है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्वाम अस्मि वच्मि विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति आत्मीया मतिमास्थाय स्थितिम अत्र विधेहि तत्, ठीक है। अब यहाँ पर भी अस्मि आया, ध्यान रखिएगा। अस्मि को निपातित कर दिया अहम के अर्थ में। अस्मि का अहम अर्थ होता नहीं है, पर निपातन से आप खींचतान करके होता है ना, निपातन एक संज्ञा होती है जो कर दिया, जबरदस्ती कर दिया जाता है, ठीक है। जैन परंपरा में स्याद शब्द आता है, जैसे अस्मि यहाँ पर आया वैसे वहाँ पर स्याद है। तो स्याद का होता विधिलिंग का अस धातु का रूप बनता है, उसके साथ वाद जोड़ करके निपातन कर देते हैं, तब वाद जोड़ते हैं और समास बनाते हैं। यहाँ पर भी अस्मि जो है अहम के अर्थ में है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, त्वाम अस्मि वच्मि, मैं तुमसे, हम लोग भी व्यवहार में कहे भाई मैं देखो मैं तुमसे कह दे रहा हूँ, फिर बाद में हमको बताना मत, हाँ हमसे शिकायत मत करना। तो मैं तुमसे कह दे रहा हूँ का मतलब क्या हुआ, मैं तुमको चेता रहा हूँ, ध्यान सावधान कर रहा हूँ, फिर ऐसा मत कहना कि हमको बताया नहीं, ठीक है ना। उसी तरह उसी टोन में यहाँ पर कहना है, त्वाम अस्मि वच्मि, मैं तुमसे कह रहा हूँ। अब देखिए, अब इसकी व्याख्या के लिए समय ज़्यादा चाहिए और समय होने को है, इसलिए
अब हमें रुकना पड़ेगा। आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।